एनालिटिकल केमिस्ट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद सेकंड लेक्चर में क्या क्या मुझे पढ़ना है वो बोलूंगा और वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जनरली एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो मैंने अब तक पढ़ा है वो पढ़ा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो टाइप की टेक्निक होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो टाइप की टेक्निक होती है, पहला कन्वेंशनल टेक्निक, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। आपने लास्ट वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था एनालिटिकल का। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपने बोला था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस होती है। एनालिसिस क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन द मिक्सचर, है या नहीं, यस और नो, वो क्वालिटेटिव होता है। लेकिन वो कितनी अमाउंट में है वो क्वांटिटेटिव होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री को जो क्लासिफाई करते हैं वो दो टेक्निक के बेस पे करते हैं, कन्वेंशनल और इंस्ट्रूमेंटल। कन्वेंशनल में मैंने बोला था एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दूसरा होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आप टाइट्रेशन पढ़ते हैं जिसमें एसिड बेस है, रिडॉक्स है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है, ये आपका टाइट्रेशन होता है। ग्रेविमेट्रिक में जनरली आप जीएफ पढ़ते हैं, मैंने कल भी बोला था ग्रेविमेट्रिक फैक्टर इसमें आप पढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक एडवांस टेक्निक मानी जाती है, ये एडवांस टेक्निक है, एडवांस टेक्निक। इसमें आपका जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक आती है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक में आपने पढ़ा था क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यूवी, सिलेबस वाले लिखा था मैंने, एटॉमिक यूवी एनएमआर हो सकता है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो मैं वही लिख रहा हूं, जनरली वही टेक्निक लिख रहा हूं जो आपके सिलेबस में भी है। उसके बाद आपने बोला था सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक में आपका है सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, और दूसरी टेक्निक है इसमें क्रोमोटोग्राफी। सेकंड वन इज क्रोमोटोग्राफी। तो इंस्ट्रूमेंटल में आता है। थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक, मैंने कल भी उसको देखा था। इलेक्ट्रो एनालिटिकल में मैंने लिखा था यहाँ पे पोलरोग्राफी हो सकता है, एम्फियोमेट्री हो सकता है, पोटेंशियोमेट्री हो सकता है, लेकिन जो मेरे सिलेबस में था वो मैंने लिख दिया यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री। उसके अलावा अदर्स आती है। अदर्स टेक्निक क्या क्या है, उसमें मेरी माइक्रोस्कोपी थी दो, टैम, सैम, और मैंने बोला था कि एक्सरे को भी मैं यहीं पे डाल सकता हूं, एक्सरे एटसेट्रा। तो जो मेरे सिलेबस में है वो मेरा एक्सरे था, मेरा पोटेंशियोमेट्री, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमोटोग्राफी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस, रिडॉक्स, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। इसके अलावा 3 यूनिट और मैंने लिखा था। पहला था उसमें जनरली एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। व्हाट मिक्सचर? I shall discuss this one. Analysis of coal and petroleum, ये मिनरल मिक्सचर्स था, ऑब्वियस। एनालिसिस ऑफ मिनरल मिक्सचर्स आपने लिखा था, एनालिसिस ऑफ मिनरल मिक्सचर्स। एनालिसिस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ये आपने लिखा था, पेट्रोलियम। और एक यूनिट आपने लिखी थी थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस इसी से मिलकर बना था। ये यूनिट थे, मैंने पूरा यूनिट वाइज लिखा था, सारी चीजें लिखी थी वहां पे पहले लेक्चर में। अब दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं स्पेसिफिक यूनिट, वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरे लेक्चर में जो मैं स्टडी करूंगा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेटेज कितना है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वेटेज क्या है, कितने नंबर का पूछा जाता है, क्या क्या उसमें मुझे पढ़ना है, वो मैं देखूंगा। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरली एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 यूनिट में रखा गया है, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग से और दूसरा यूनिट आईसीपी, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 2 यूनिट में जनरली रखा गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कितने मार्क्स का आता है, ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। आपको पता है 100 मार्क्स का एनालिटिकल पूछा जाता है यूपीएससी जियोकेमिस्ट में, मैंने पहले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। उसमें से 10 से 15 नंबर इसी का होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लस आईसीपी, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड है और एटॉमिक। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ा हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, विद मैटर। अब अगर ये मैटर एटॉमिक लेवल पे है, अगर ये मैटर एटॉमिक लेवल पे है
तो मिलता है आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इंटरेक्शन से मैटर का एटॉमिक लेवल पे होना, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होना, रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन होना, क्या देता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन देता है। अगर आपका मैटर मोलिकुलर लेवल पे है तो आपका जनरेट होता है मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। तो जनरली एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। अगर मैटर एटॉमिक लेवल पे है तो जनरेट होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अगर मैटर मोलिकुलर लेवल पे है तो होगा आपका मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइन में क्या डिफरेंस है? स्पेक्ट्रल लाइन में जो जनरल डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जनरली जो एटम है वो प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम, प्योरेस्ट फॉर्म एटम। इसमें ना ही वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता, ना ही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में ट्रांजिशन मिलते हैं वे ओनली कौन सा होता है? ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आकर, बिकॉज एटम में ना रोटेशनल होता ना वाइब्रेशन होता, ना रोटेशनल ट्रांजिशन होता ना वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता। तो इसमें सिर्फ क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है तो ये किसकी फॉर्म में मिलता है? लाइन स्पेक्ट्रा की। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जनरली लाइन स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। रीजन है कि एटम में सिर्फ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, ना वहां पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता, ना वहां पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता। तो जनरल इंट्रोडक्शन में एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मैटर अगर एटॉमिक लेवल पे है तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो जाता है, अगर मैटर मोलिकुलर लेवल पे है तो मोलिकुलर स्पेक्ट्रा हो जाता है। एटम में जनरली हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। क्यों लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है? एटम हमारा प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है मैटर का। अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म है मतलब उसमें वाइब्रेशन नहीं होता, मतलब उसमें रोटेशन नहीं होता, सिर्फ क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनिक रहता है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वहां पे एग्जिस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लाइन स्पेक्ट्रा। लेकिन मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में ऐसा नहीं है। मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में जनरली इंटरेक्शन किसके साथ है? मोलिक्यूल के साथ। और अगर वो मोलिक्यूल के साथ है तो वहां पे रोटेशन भी एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे वाइब्रेशन भी एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब वहां पे लाइन स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट नहीं करता। लाइन स्पेक्ट्रा कोरस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन, लाइन स्पेक्ट्रा कोरस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन, लाइन स्पेक्ट्रा कोरस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन, और जनरेट क्या कर देता है? बैंड स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बन सकता है कि एटॉमिक ट्रांजिशंस लाइन स्पेक्ट्रा क्यों जनरेट करते हैं और मोलिकुलर ट्रांजिशन बैंड स्पेक्ट्रा क्यों जनरेट करते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो लिखना पड़ेगा आपको वो लिखना पड़ेगा कि एटम जनरली प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, जनरली प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म मतलब उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, वहां पे वाइब्रेशनल रोटेशन नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलते हैं, जिस कारण वहां पे क्या मिलता है? एक सिंगल लाइन जनरेट होता है। तो वहां पे क्या मिलता है? लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। मोलिकुल्स में क्या होता है? मोलिकुल्स में वहां पे रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक रोटेशन वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक के अंदर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के अंदर रोटेशन होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक का कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन, वाइब्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन, रोटेशन के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन, और सब मिलकर लाइन स्पेक्ट्रा, सारे लाइन स्पेक्ट्रा जनरेट क्या करते हैं? बैंड स्पेक्ट्रा। तो मोलिक्यूल क्या जनरेट करता है? बैंड स्पेक्ट्रा। एटम क्या जनरेट करता है? लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये जनरल डिफरेंस होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में। नेक्स्ट, तो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा आपने कि जनरली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन है एटॉमिक मैटर के साथ, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद एटॉमिक मैटर या मैटर एट एटॉमिक स्केल, पहला चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इंपॉर्टेंट हुआ सैंपल का एटॉमिक फॉर्म में होना जरूरी है। सैंपल शुड बी इन एटॉमिक फॉर्म। अब सैंपल का एटॉमिक फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है? सैंपल आपका है, उसको एटॉमिक फॉर्म में लेके आना है और उस पर आपको क्या करना है? लाइट डालना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स होता है, इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल स्टेप्स होता है वो होता है ये सैंपल का एटॉमिक फॉर्म में जाना, जिसको आप क्या कहते हैं? एटोमाइजेशन। तो क्रूशियल स्टेप जो माना जाता है, क्रूशियल स्टेप इन स्टडिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज व्हाट? एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन सबसे क्रूशियल स्टेप माना जाता है। चाहे आपका सैंपल किसी भी फॉर्म में हो, सैंपल चाहे आपका सॉल्यूशन फॉर्म में हो,
सैंपल आपका सॉलिड हो, सॉलिड को आप क्या करेंगे, सॉलिड में कोई सॉल्वेंट लेंगे, उसको किस फॉर्म में लेके जाएंगे, सॉल्यूशन की फॉर्म में लेके जाएंगे, या आपका वेपर की फॉर्म में हो, आपको सबको किसकी फॉर्म में लेके जाना है, एटम की फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे क्रूशियल स्टेप होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रल स्टडी में एटोमाइजेशन, सैंपल को एटम की फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं आप एटोमाइजेशन। और इस एटोमाइजेशन के बेस पे ही आपकी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक है उनको क्लासिफाई किया जाता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक को क्लासिफिकेशन भी किसके बेस पे होता है, एटोमाइजेशन टेक्निक के बेस पे ही होता है। तो एटोमाइजेशन को देखने के लिए आप फिगर देख सकते हैं, देखिए फिगर नंबर 1, एटोमाइजेशन किस तरीके से आप करते हैं सैंपल सॉल्यूशन का। तो अगर उसको आप देखें ध्यान से, सैंपल सॉल्यूशन का फिगर अगर आप अच्छे से देखें तो उसमें आपका जो सॉल्यूशन है, जो सैंपल सॉल्यूशन आपका दिख रहा है आपको फिगर में, वो पहले नेबुलाइज होता है। नेबुलाइज होने के बाद वो स्प्रे बनता है। सैंपल सॉल्यूशन है वो नेबुलाइज होता है। नेबुलाइज होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, नेबुलाइजेशन होने के बाद वो स्प्रे की फॉर्म में चला जाता है। जब वो स्प्रे की फॉर्म में जाता है फिर डिसोल्वेशन होता है। डिसोल्वेशन वहां पे लिखा हुआ है, डिसोल्वेशन मतलब उसमें से सोलवेंट एस्केप हो जाता है। डिसोल्वेशन जब होता है तो किसकी फॉर्म में चला जाता है, एरोसोल की फॉर्म में चला जाता है। अब वो एरोसोल जनरली क्या होता है, एरोसोल का मतलब क्या होता है, एरोसोल का मतलब होता है सॉलिड इन एयर, सॉलिड और लिक्विड इन एयर कह सकते हैं, वो आपका एरोसोल होता है। सॉलिड, लिक्विड इन एयर और गैस जनरली आपका क्या होता है, एरोसोल। एरोसोल की फॉर्म में जाने के बाद आप उसको क्या करते हैं, वोलेटिलाइज करते हैं। वोलेटिलाइज करते हैं। वोलेटिलाइज जब आप करते हैं तो किसकी फॉर्म में चला जाता है, फ्री एटम की फॉर्म में चला जाता है। तो जनरली ये प्रोसेस होता है सैंपल सॉल्यूशन से एटम पे जाने का। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन आपको पिक्चर में दिख रहा है। नेबुलाइजेशन होता है आपका, देख रहा होगा, बीकर से आप जाते हैं नेबुलाइजेशन से, नेबुलाइजेशन के थ्रू आप स्प्रे पे पहुंचते हैं, स्प्रे के बाद डिसोल्वेशन हो रहा है, डिसोल्वेशन के बाद आप ड्राई एरोसोल पे जा रहे हैं, वोलेटिलाइजेशन होता है, फ्री एटम में चले जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका बोला जाता है एटोमाइजेशन प्रोसेस। यस, रिमूव द फिगर। तो ये एटोमाइजेशन है आपका, फ्री एटम में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, सैंपल सॉल्यूशन नेबुलाइजेशन करते क्यों है, व्हाई नेबुलाइजेशन इज नेसेसरी। नेबुलाइजेशन का काम ही होता है क्या, कि आपका जो स्प्रे बना हुआ है वो जल्दी से जल्दी उसमें से सोलवेंट एस्केप करे। वो क्या करता है, वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है। नेबुलाइजेशन क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, किसका, सॉल्यूशन सैंपल का। तो वो लिख सकता हूं मैं यहां पे, नेबुलाइजेशन प्रोसेस जनरली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। तो सरफेस एरिया क्यों बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है सैंपल सॉल्यूशन का, उससे क्या होता है, सोलवेंट जो इवोपरेट होता है, जो डिसोल्वेशन प्रोसेस हो रहा है वो फास्टर हो जाता है। सोलवेंट एवोपरेट फास्टर, सोलवेंट एवोपरेट फास्टर, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो प्रोसेस है नेबुलाइजेशन जिसको आप कह रहे हैं, नेबुलाइजेशन का फंक्शन क्या होता है, जनरली स्प्रे जो है उसमें स्प्रे में से आपको सोलवेंट को एस्केप कराना है। तो उसके लिए क्या होता है, सैंपल सॉल्यूशन का एरिया आपको बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको नेबुलाइज करते हैं। तो नेबुलाइजेशन प्रोसेस जनरली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सैंपल एंड इट हेल्प्स इन व्हाट, फास्टर एवोपरेशन ऑफ सोलवेंट। इस प्रोसेस के लिए एरोसोल बनता है, सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में जाता है, वेपर को आपको बाहर करना है, वोलेटिलाइज करना है, वो एटम की फॉर्म में चला जाता है। अब इस एटम को आपको क्या करना होता है, इसको एक्साइट करना होता है। अब एक्साइट करने के लिए आप क्या मोड ले रहे हैं, एक्साइट करने के बाद मान लो ए है तो ये किस में जाता है, ए स्टार में। यस, ए स्टार के बाद क्या होता है, वापस आ सकता है। तो वापस में क्या पढ़ना पड़ेगा, ये होता है आपका एमिशन, और जब इधर से जा रहा है तो जनरली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो अगर आप एब्जॉर्ब इंटेंसिटी को पढ़ रहे हैं तो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, एटॉमिक का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। अगर आप एब्जॉर्ब लाइट की स्टडी कर रहे हैं, क्या करने के लिए, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट करने के लिए, अगर आप एब्जॉर्ब लाइट का स्टडी कर रहे हैं तो आप बोलते हैं एएएस, यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन अगर एक्साइट होने के बाद जब वो वापस आ रहा है, एक्साइट होने के बाद जब वो एक्साइटेड स्टेट से एटम वापस आ रहा है, अगर आप एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को पढ़ रहे हैं तो जनरली आप उसको कहते हैं क्या, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक क्लासिफिकेशन भी यहां पे हो जाता है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। पर शुरुआत से देखिए, सैंपल सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है, आपका सैंपल किसी भी फॉर्म में हो, आपका सैंपल लिक्विड की फॉर्म में हो, आपका सैंपल सॉलिड की फॉर्म में हो, आपका सैंपल वेपर की फॉर्म में हो, आपका पर्पज सिर्फ क्या रहता है, आपका पर्पज रहता है कि आपको उसको एटम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन एटम के साथ ही कोर एरिया माना जाता है किसका, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब इंपॉर्टेंट है
कि आप एटम में कैसे कन्वर्ट करें इसको। तो एटम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कहते हैं, सैंपल सॉल्यूशन लिया, नेबुलाइज किया, स्प्रे की फॉर्म में आया। स्प्रे भी आपको पता होता है, लिक्विड इन वेपर फॉर्म जनरल स्प्रे बोला जाता है। फिर आपने क्या किया, डिसोल्वेशन करा। डिसोल्वेशन का मतलब क्या होता है, सोलवेंट के मॉलिक्यूल को एस्केप कराना। सोलवेंट के मॉलिक्यूल को अगर आप एस्केप करा देते हैं, आपका पहले क्या था, आपने बोला था लिक्विड इन वेपर है, आपने उसमें से सोलवेंट निकाल दिया, तो क्या बचा, एरोसोल। एरोसोल मतलब क्या, सॉलिड है, उसमें सॉलिड है, कुछ पार्ट लिक्विड का भी हो सकता है, किसमें, गैस में। तो जनरली एरोसोल का मतलब होता है सॉलिड इन एयर, सॉलिड इन एयर, एरोसोल। तो सॉलिड इन एयर यहां पे मिलता है आपको। तो जो सॉलिड इन एयर है उसको आपने क्या करा लिया, वोलेटिलाइज करा लिया, यानी कि किस फॉर्म में लेके आ गए उसको, वेपर फॉर्म में लेके आ गए। और जब वेपर फॉर्म में आप लेके आते हैं तो जनरली पहले क्या होता होगा, वेपर फॉर्म में जब लेके आते होंगे पहले वेपर के मॉलिक्यूल बनते होंगे, फिर वो डिसोसिएट होते होंगे, फिर क्या बनता होगा, डिसोसिएट होने के बाद क्या होता होगा, एटम होता होगा। उसके बाद एटम को आपको एक्साइट करना है। एक्साइट करने में अगर आप एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी को पढ़ रहे हैं तो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। अगर आप एक्साइटेशन के बाद वापस आते समय जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को पढ़ रहे हैं, यानी एमिटेड लाइट को पढ़ रहे हैं, एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाता है। एटम लगा ही हुआ है क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आपका मिलता है क्या, AAS एंड AES, ये आपको मिलता है, ये दोनों आपको पढ़ना है, AAS and AES, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब थोड़ा ध्यान देना प्लीज। तो अब तक जो इंपॉर्टेंट बात है, जो अब तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि एटोमाइजेशन क्या होता है और एटोमाइजेशन का रोल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है। तो अगर आपसे एटोमाइजेशन पूछा जाए तो एटोमाइजेशन का जो जनरल आंसर है वो है सैंपल सॉल्यूशन को एटॉमिक की फॉर्म में लेके जाना, सैंपल सॉल्यूशन को एटम की फॉर्म में लेके जाना। क्योंकि उसके बाद में क्या करना है, आपको एटम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन पढ़ना है। अगर आप एटम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते समय, एक्साइटेशन के दौरान आप क्या पढ़ रहे हैं, एक्साइटेशन के दौरान आप लाइट का इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, AAS। और अगर एक्साइटेड होने के बाद एमिटेड लाइट का इंटेंसिटी आप पढ़ रहे हैं, एमिटेड लाइट का इंटेंसिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, AES बन जाएगा। तो क्रूशियल स्टेप क्या है, आपका सैंपल को एटम की फॉर्म में लेके जाना, चाहे आपका सैंपल लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे आपका सैंपल सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे आपका सैंपल गैसेस फॉर्म में हो, आपका पर्पज एक ही रहता है, एटोमाइजेशन। अब इन एटोमाइजेशन टेक्निक के बेस पे भी एटोमाइजेशन का मीडियम आपने क्या लिया है, वो एटोमाइजेशन करने के लिए जो एटोमाइजेशन कर रहे हैं आप, वो एटोमाइजेशन अगर आप फ्लेम से कर रहे हैं तो ये हो जाता है फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो एटोमाइजर है वो फ्लेम है। तो अगर आप फ्लेम का यूज कर रहे हैं एटोमाइज करने के लिए तो बन जाता है FAS या FAES। जिस FAS को आप क्या कहते हैं, जो पॉपुलरली क्या जाना जाता है, FAS फ्लेम फोटोमेट्री भी जाना जाता है, फ्लेम फोटोमेट्री। तो थोड़ा ध्यान देना प्लीज, एटोमाइजेशन टेक्निक के बेस पे ही क्या क्लासिफाई किया गया है वेरियस एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक को। अगर आपने फ्लेम एज ए एटोमाइजर यूज किया है तो आपकी दो एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक हो सकती है, एक फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा, अगर आप एटोमाइजेशन प्रोसेस के लिए, एटोमाइजेशन के लिए अगर आप प्लाज्मा को ले रहे हैं, प्लाज्मा, और अगर वो प्लाज्मा आपने जनरेट किया हुआ है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा बोला जाता है, अगर आपने उसको जनरेट किया हुआ है किससे, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। वो पढ़ूंगा मैं कैसे जनरेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अगर आपने जनरेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तो ज्यादातर मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में ही रहते हैं, और अगर ज्यादातर मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में ही रहते हैं तो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा में एमिशन ही पढ़ा जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ा जाता। इसका मतलब यहां पे क्या होता है, ICP-AES। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जनरेट होता है प्लाज्मा से। तो अगर प्लाज्मा से जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री तक जनरेट हो रहा है तो वो सैंपल मॉलिक्यूल, जो आपका सैंपल सॉल्यूशन, उसको एटोमाइज भी करता है और एटोमाइज करने के साथ आयनाइज भी कर सकता है। टेम्परेचर प्लाज्मा का बहुत ज्यादा है तो वो आयनाइज भी कर सकता है। अगर वो आयनाइज कर देता है तो ICP-AES के साथ ICP-MS भी पढ़ा जाता है। ध्यान से सुनना, सैंपल को आपको एटम की फॉर्म में लेके जाना है, उसके लिए आपको सोर्स देना पड़ता है। वो सोर्स अगर आपका फ्लेम है तो एटोमाइज होता है सैंपल, और आप
एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक का नाम क्या रखते हैं, FAAS, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में एक एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा एमिशन आप पढ़ सकते हैं। तो एक होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर एटोमाइजर आपने फ्लेम लिया हुआ है तो नाम हो जाता है फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, FAAS या FAES। एब्जॉर्प्शन एमिशन आपको पता है, अगर आप एटम की एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी को पढ़ रहे हैं तो आप एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। अगर आप एक्साइटेड स्टेट के एटम को वापस आते समय यानी कि ग्राउंड स्टेट पे अप्रोच करते समय पढ़ रहे हैं तो एमिटेड लाइट को पढ़ रहे हैं, तो आपका एमिटेड लाइट को पढ़ने का मतलब है एमिशन स्पेक्ट्रा आप पढ़ रहे हैं। अगर आप एटोमाइजर फ्लेम को यूज कर रहे हैं तो आप बोलते हैं FAAS, FAES, यानी कि फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, फ्लेम एटॉमिक एमिशन। लेकिन अगर आप एटोमाइजर प्लाज्मा ले रहे हैं और वो प्लाज्मा जनरली किससे जनरेट होता है, वो बताऊंगा, मैग्नेटिक इंडक्शन से जनरेट होता है। अगर वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 6000 डिग्री से 10,000 12,000 तक चला जाता है। अगर उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है तो आपके एटम जनरली एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, और अगर वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहते हैं तो इसका मतलब जब वो एक्साइटेड स्टेट में है तो वापस आते समय ही पढ़े जा सकते हैं। इसलिए आप इसमें सिर्फ क्या पढ़ते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जरूरी नहीं है कि आपका सैंपल सॉल्यूशन एटम की फॉर्म तक ही आए, एटम को वो आयनाइज भी कर सकता है। टेम्परेचर 6000 डिग्री आप कह रहे हैं, अगर 6000 7000 8000 आप कह रहे हैं तो वो एटम को आयनाइज भी कर सकता है। तो यहां पे इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ा जाता है। तो जनरली दो टेक्निक आप यहां पढ़ते हैं। तीसरा हो सकता है इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर। इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर, इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर में क्या है, जनरली ग्रेफाइट फर्नेस हो सकता है, ग्रेफाइट फर्नेस हो सकता है, या VGS वोलेटाइल गैस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है। तो ये जनरली हमें क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एटोमाइजेशन प्रोसेस के बेस पे आप वेरियल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक पढ़ते हो। अगर आपका एटोमाइजर फ्लेम है तो आप फ्लेम AAS, फ्लेम AES यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एमिशन पढ़ते हो। अगर आप प्लाज्मा ले रहे हो तो प्लाज्मा का टेम्परेचर ज्यादा है, प्लाज्मा का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसमें दो चीजें पढ़ी जाती है, तो एमिशन पढ़ा जाता है या फिर वो एटम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप पढ़ते हो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि वो आयंस बन चुके हैं। अगर वो आयंस बन चुके हैं तो कहां चला जाएगा, उसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ कपल्ड कर देते हैं, ICP-MS पढ़ते हैं। दूसरा आप बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर हो तो क्या, जनरली तब भी हम क्या पढ़ते हैं, AS पढ़ते हैं या फिर क्या पढ़ते हैं, जो यहां पे लिखा है GFAS, ग्रेफाइट फर्नेस AS। ग्रेफाइट फर्नेस क्या होता है, इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर होता है, इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता तो ऑब्वियस हम क्या पढ़ते हैं, इसमें एब्जॉर्प्शन पढ़ सकते हैं, एमिशन भी ऑब्वियस पढ़ सकते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन ज्यादा पढ़ा जाता है GFAS में, VGS में। ये जनरली आपका इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर हो, जो सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं। सेकंड फिगर में आपको जनरली वही देखना है, जो सेकंड फिगर आपको दिखाना है। सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं कि जनरली किस तरीके से एटोमाइजेशन के बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे ऊपर आपका इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर रेंज देखिए 6000 से ऊपर टेम्परेचर रेंज है उसका। उसमें आपका लिखा हुआ है क्या क्या, एमिशन और मास लिखा हुआ है, यानी कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ICP-AES और ICP-MS आप वहां पे पढ़ रहे हैं। दूसरा वहां पे लिखा है फ्लेम, फ्लेम का टेम्परेचर 1700 यानी 1700 से 3100 के बीच लिखा हुआ है। उसमें आप तीन चीजें वहां पे देख रहे हैं, क्या क्या, एमिशन देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, और तीसरा फ्लोरोसेंस भी आप देख रहे हैं। तीसरा इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर है, उसका टेम्परेचर और डाउन हो जाता है, 1200 1300 उसके आसपास रहता है। तो अगर 1200 के आसपास है, 1200 से ऊपर है, तो इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर में जनरली जो नीचे वाला बना हुआ है, इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर में जनरली आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं फ्लोरोसेंस वाला पढ़ सकते हैं, एब्जॉर्प्शन पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, सबसे पहले ऊपर किसका, प्लाज्मा का। प्लाज्मा का टेम्परेचर 6000 से ऊपर है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आप जनरली एमिशन पढ़ सकते हैं, और जनरली दूसरा क्या पढ़ सकते हैं, मास। मास क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वो एटम की फॉर्म में ना होकर आयन की फॉर्म में भी चला जाता है। और दूसरा आप क्या बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं आप फ्लेम। फ्लेम में आपने क्या बोला है, फ्लेम में टेम्परेचर 1700 के आसपास है, 1700 से ऊपर रहता है, 1700 से 2900 3100 वहां तक चला जाता है। तो उसमें आप फ्लेम में क्या पढ़ते हैं, तो देखिए जरा ध्यान से, अगर टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर कम सबसे कम किसका है, टेबल पे ध्यान रखिए प्लीज। टेम्परेचर सबसे कम किसका है, सबसे कम टेम्परेचर है आपका, सबसे कम टेम्परेचर इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर का, इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर का। तो उसमें क्या पढ़ सकते हैं आप, इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर में जनरली आप क्या पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर में एब्जॉर्प्शन पढ़ सकते हैं, और दूसरा क्या है, फ्लोरोसेंस, जो आपके सिलेबस में है नहीं,
फ्लोरोसेंस, तो मैं इस पे गोला कर देता हूं जो आपके सिलेबस में एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। किसमें? जब आपका टेम्परेचर कम हो, कम का मतलब इतना कम नहीं, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है जनरली, 1200 से 1900 या 2000 तक हो सकता है। दूसरा, टेम्परेचर अगर मॉडरेट हो, मॉडरेट माना जाता है किसका? टेम्परेचर मॉडरेट माना जाता है किसका? फ्लेम का। अगर फ्लेम आपका एटोमाइजर हो तो टेम्परेचर मॉडरेट माना जाता है, क्योंकि वो 1700 से 3100 तक हो सकता है। मैं 1700 से ऊपर लिख देता हूं, यहां पे मैं 1200 से ऊपर लिख देता हूं। यस, जनरली अगर आप फ्लेम का यूज करें तो आप क्या पढ़ सकते हैं? FAS पढ़ सकते हैं या फिर FAES पढ़ सकते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन पढ़ सकते हैं, एमिशन पढ़ सकते हैं, फ्लोरोसेंस भी पढ़ सकते हैं। पर आपके सिलेबस में जनरली क्या है? एब्जॉर्प्शन और एमिशन है। इसी को आप क्या कह रहे थे? फ्लेम फोटोमेट्री, जिसकी यूनिट का नाम ही दिया हुआ है फ्लेम फोटोमेट्री, तो आपका फ्लेम फोटोमेट्री होता है। तीसरा आपका होता है ICP, इंडक्टिवली, जो सबसे ऊपर लिखा है टेबल में, ICP यानी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा एजेस हो रहा है सबसे पहले लिखा है टेबल में, ये सबसे पहले लिखा हुआ है टेबल में। टेम्परेचर मॉडरेट दूसरे नंबर पे लिखा है, टेबल में तीसरे नंबर पे लिखा है। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का टेम्परेचर 6000 से ऊपर ही होता है, जनरली 6000 से ऊपर होता है। तो 6000 से अगर ऊपर होता है, जनरली 6000 से ज्यादा ही होता है। अगर 6000 से ज्यादा है तो इसमें क्या पढ़ सकते हैं आप? AES पढ़ सकते हैं या फिर MS पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो किस में हो जाएगा? जनरली कन्वर्जन हो जाता है, एटम का आयंस की फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। अगर एटम का आयंस की फॉर्म में हो जाता है तो उसे कपल्ड कर देते हैं MS के साथ, और यह होता है आपका ICPAS। तो जो सिलेबस में बोल रहा था कि इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा का अलग से यूनिट है, तो उसकी यूनिट अलग से बनाई हुई है, और यह सारा आपको एक अलग से यूनिट में पढ़ना है। तो प्लीज फोकस करना। एटोमाइजेशन प्रोसेस के बेस पे आपने टेबल नंबर 2 में देखा अभी कि जनरली 3 टाइप का होता है। रिमूव दिस टेबल। तो जनरली आपका होता है टेबल में, आपने देखा अभी 3 टाइप के एटोमाइजर आपने यूज किए। पहला एटोमाइजर आपका होता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट वाला, जनरली होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का टेम्परेचर 6000 से 10000 तक जा सकता है, 8000, 9000, 10000 तक मैक्सिमम होता है, 6000 उसका मिनिमम रेंज होता है, पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। एटोमाइज करने के साथ साथ वो आयनाइज भी कर सकता है सैंपल को, जिसके कारण अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो आप एब्जॉर्प्शन जनरली नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे तो क्या पढ़ सकते हैं आप? एमिशन, एमिटेड लाइट पढ़ सकते हैं। तो ICP AES पढ़ा जाता है, और अगर एटम आयन में चला गया तो ICP MS पढ़ा जाता है। तो प्लीज फोकस करना, पेपर में क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जाता है कि एटोमाइजर के बेस पे एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक कैसे डिवाइड की गई है, कैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक क्लासिफाई की गई है एटोमाइजर के बेस पे। तो आप बोलेंगे कि जनरली एटोमाइजेशन एक क्रूशियल स्टेप होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। हम वहां पे बहुत सारे टाइप के एटोमाइजर यूज करते हैं, और एटोमाइजर जो आपने यूज किया है उसके बेस पे, या टेम्परेचर जो एटोमाइजर यूज जनरेट कर रहा है उसके बेस पे आप उसको क्लासिफाई करते हैं। अगर प्लाज्मा एटोमाइजर का यूज कर रहे हैं आप, प्लाज्मा एज एटोमाइजर का यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट करता है। अगर वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट करता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल किसमें रहेंगे? एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे। एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप? एमिटेड लाइट पढ़ेंगे। तो वहां पे ICP AES पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर इतना टेम्परेचर 6000 से ज्यादा टेम्परेचर आप जनरेट कर रहे हैं, तो अगर 6000 से ज्यादा टेम्परेचर सोर्स जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा ये हुआ कि एटम आयंस की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, और अगर एटम आयंस की फॉर्म में चला गया तो आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ने को मिल सकता है अगर आप उसमें MS कपल कर दें। तो ICP AES होता है, ICP MS होता है। दूसरा आप यूज कर रहे हैं फ्लेम एज द एटोमाइजर। जब आप फ्लेम एज द एटोमाइजर यूज करते हैं तो उसमें टेम्परेचर जो रहता है मॉडरेट रेंज का माना जाता है। अगर वो मॉडरेट रेंज का है तो आप एब्जॉर्प्शन भी पढ़ सकते हैं, आप एमिशन भी पढ़ सकते हैं, आप फ्लोरोसेंस भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में एब्जॉर्प्शन और एमिशन है, तो आप क्या पढ़ेंगे? एटोमाइजर है फ्लेम, एटोमाइजर है फ्लेम, टेक्निक है आगे AAS, तो क्या बन गया? फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटोमाइजर है फ्लेम, टेक्निक है AES, क्या बन गया? फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये बनेगा आपका फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको जनरली भाषा में फ्लेम फोटोमेट्री भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेम फोटोमेट्री। दूसरा आपका होता है जनरली ये जो है FAS, ये होता है फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस वन ये आपका है FAS, ये आपका FAES। अगर आपका ICP है तो ICP में आपने बोला ये आपका इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। अगर मैं ये क्या आपका जनरली एटोमाइजर, अगर ये एटोमाइजर है इसके साथ अगर AES लगा दूं तो ये हो जाएगा इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ICP AES।
और अगर मैं इसके साथ ms पीछे लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरली वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस में है। आईसीपी एईएस, आईसीपी एमएस अलग से एक यूनिट बना के रखा हुआ है, और जो ये पूरा है, चाहे वो फ्लैम फोटोमेट्री हो, चाहे वो एफएएस हो, चाहे वो एफएईएस हो, ये सारा एक सिलेबस में बना है। उसके अलावा आपके सिलेबस में जीएफएएस और वीजीएस, यानी कि जो आप कह रहे हैं इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर के बेस पे जो एक क्लास अलग से जनरेट हुई है, इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर के बेस पे जो अलग क्लास है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर के बेस पे जो एक अलग से क्लास है वो क्या है, जीएफएएस, और वो क्या है दूसरा, वीजीएस, वो भी आपको पढ़ना है। ये होता है ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये होता है वेपर जनरेशन, वीजीएएस वेपर जनरेशन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर मैं अब देखूं ध्यान से, बेसिक इंट्रोडक्शन से मुझे क्या मिला, बेसिक इंट्रोडक्शन से मुझे मिला कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे क्रूशियल स्टेप होता है एटोमाइजेशन, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द एटम, वो होता है मेरा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रूशियल है कि मेरा जो सैंपल है वो एटम की फॉर्म में जाना चाहिए। अगर मेरा सैंपल एटम की फॉर्म में जाना चाहिए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आप एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन किस किस तरीके से किया जाता है, एटोमाइजेशन के लिए क्या क्या सोर्स ली जाती है। अगर एटोमाइजेशन के लिए आप फ्लेम का यूज कर रहे हैं तो आपका बन जाता है फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप प्लाज्मा का यूज कर रहे हैं तो आपका बन जाता है आईसीपी। ये ध्यान रखना है, प्लाज्मा में एएस नहीं बनेगा, प्लाज्मा में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होगी, प्लाज्मा में क्या होगा, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में ही रहते हैं। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहते हैं तो एमिशन ही पढ़ा जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं। और दूसरा, एटम जनरली जरूरी नहीं है कि सैंपल का सिर्फ एटोमाइजेशन होकर एटम पे रुक जाए, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि एटम आपका आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब आप आईसीपी के साथ एमएस पढ़ सकते हैं, तो आईसीपी एईएस पढ़ सकते हैं, आईसीपी एमएस पढ़ सकते हैं। फ्लेम के साथ फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हैं, फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हैं। जो तीसरा है इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर, इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर में टेम्परेचर जनरली 1200 के आसपास होता है, तो वहां पे आप जनरली क्या पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर में क्या पढ़ सकते हैं, एब्जॉर्प्शन पढ़ सकते हैं या फिर फ्लोरोसेंस पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे सिलेबस में सिर्फ एब्जॉर्प्शन है तो मैं एब्जॉर्प्शन ही पढ़ता हूं। तो जनरली ध्यान से सुनना, जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है कि मेरी एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक जो क्लासिफाई हुई है वो एटोमाइजर के बेस पे हुई है। अगर मेरा फ्लेम एटोमाइजर है तो मेरा फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, फ्लेम एटॉमिक एमिशन। अगर मेरा प्लाज्मा एटोमाइजर है तो मेरा आईसीपी एईएस या आईसीपी एमएस। और अगर मेरा इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर है तो मेरा मिलेगा जीएफएएस या वीजीएएस। ये मुझे सिलेबस में पढ़ना है। तो मैं कंक्लूडिंग में लिखता हूं रिमार्क्स में कि जनरली मुझे क्या पढ़ना है, फ्लेम के लिए मुझे पढ़ना है। अगर फ्लेम मेरा एटोमाइजर है तो मुझे दो चीज पढ़नी पड़ती है, क्या, फ्लेम एएस, फ्लेम एईएस। अगर मेरा प्लाज्मा एटोमाइजर है तो मुझे पढ़ना पड़ता है आईसीपी एईएस, आईसीपी एमएस। और अगर मेरा इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर है तो मुझे जनरली दो आइटम पढ़ने हैं, जीएफएएस और वीजीएएस। ये आपके सिलेबस में एक जगह लिखा हुआ है, फ्लेम वाला पोर्शन अलग से लिखा हुआ है, ये यूनिट अलग बनी है, प्लाज्मा वाली यूनिट अलग है, ये प्लाज्मा वाली यूनिट है, ये अलग से बनी हुई है। तो जनरली आप फोकस करना, एटॉमिक स्पेक्ट्रल टेक्निक में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन एटम के साथ पढ़ना है। एटम जनरली प्योरेस्ट फॉर्म में रहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं क्योंकि उनमें रोटेशन और वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती। सिर्फ एटम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं जिसके कारण वो सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं। मॉलिक्यूल में रोटेशन, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक सारे रहते हैं। अगर लाइन स्पेक्ट्रा सबके कोरस्पॉन्डिंग देखा जाए तो मिलकर लाइन आता ही नहीं, वो क्या बन जाता है, बैंड स्पेक्ट्रा बन जाता है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक तो मैटर का एटॉमिक स्केल पे इंटरेक्शन है, दूसरे का मॉलिक्यूल के बेस पे इंटरेक्शन है। पहले में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, मॉलिक्यूलर में क्या है, रोटेशन, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक, यानी पूरा बैंड बनता है। दूसरा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप एटोमाइजेशन होता है। एटोमाइजेशन करने के लिए आप डिफरेंट सोर्स का यूज करते हैं। अगर आप फ्लेम का यूज कर रहे हैं तो एफएएस पढ़ा जाता है। अगर आप प्लाज्मा का यूज कर रहे हैं तो आपका आईसीपी एईएस पढ़ा जाता है। अगर आप इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर का यूज कर रहे हैं तो आपका जीएफएएस और वीजीएएस पढ़ा जाता है।
इसके साथ साथ जो वीडियो में मैंने बोला उसके लिए एक पीडीएफ भी इसके साथ अटैच्ड है, 2 पेज का पीडीएफ है, उस पर भी जाके पढ़िए शुरू से लास्ट तक, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जनरली आपको पीडीएफ से समझ में आएगा। ये मैंने सिर्फ क्या बताया, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो समझने लायक चीजें हैं, जो समझनी चाहिए पहले, उसको पढ़ने से पहले तो पहले वीडियो लेक्चर सुनिए, उसके बाद पीडीएफ पढ़िए, तो पीडीएफ पढ़ने में भी समझ में आएगा और वीडियो को देख के भी कुछ चीजें समझ में आएगी, क्लियर होगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।